स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल हार्मनी मोशन का लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या बातें की। हमने सिंपल हार्मनी मोशन को स्टडी करने के लिए एक मास स्प्रिंग सिस्टम लिया था, जिसमें हमने मास को कुछ डिस्प्लेसमेंट से उसकी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन से डिस्प्लेस किया और हमने फोर्स लॉ को यूज करके उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखा था। अब थोड़ा नॉइज आ रहा है, इसको बंद कर देते हैं। उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के बाद हमने उसका सॉल्यूशन लिखा। तो हमने उसका सॉल्यूशन क्या लिखा था? x एज अ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा नॉट t प्लस 5। सॉल्यूशन लिखने के बाद फिर हमने डिफरेंट क्वांटिटीज के बारे में बात की कि जैसे एम्पलीट्यूड क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है और फाई फेज कांस्टेंट क्या है। देयर वाज अ क्वेश्चन इन द कमेंट्स कि अगर हम इस सॉल्यूशन को a cos ओमेगा नॉट t प्लस 5 की जगह अगर हम sin ओमेगा नॉट t प्लस 5 ले लें तो फेज कांस्टेंट क्या होगा। तो फेज कांस्टेंट, और अगर मैं अपनी क्लॉक को एक्सट्रीम पोजीशन पे t इक्वल टू 0 पे सेट करती हूँ तो फाई, अगर मेरा सॉल्यूशन cos ओमेगा नॉट t प्लस 5 है तो फाई हमने क्या बताया, हमने क्या डिस्कस किया था कि फाई 0 है। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन को sin ओमेगा नॉट t प्लस 5 ले लेती हूँ तो सेम एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर मैं क्लॉक को t इक्वल टू 0 पे सेट करती हूँ तो मेरा फाई चेंज हो जाएगा और फाई π/2 हो जाएगा। तो वो बिल्कुल ठीक बात है। तो फाई जो मेरा फेज कांस्टेंट है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैंने अपना सॉल्यूशन क्या लिया है और दूसरा मैंने अपनी क्लॉक t इक्वल टू 0 पर कहां पर सेट की है। ये सारी बातें करने के बाद फिर हमने कुछ दूसरी क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया कि जो ये मास है जो स्प्रिंग से अटैच्ड है, जब हमने उसे स्ट्रेच किया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका हमने ग्राफिकली उसको प्लॉट किया और फिर हमने एक्सेलरेशन की बात की कि इस मास का एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे चेंज होगा। तो ये सारी बातें करने के बाद और हमने एक और बात इंपॉर्टेंट ये भी समझी थी कि किस टाइप के मोशंस पीरियोडिक मोशन होते हैं और कौन से मोशन सिंपल हार्मनी मोशन होते हैं। तो ये सारी बातें करने के बाद अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम ये सारी चीजें जो कि हमने अभी समझी हैं उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं कोई भी अगर एक रिलेशन लेती हूं जो कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में है और मुझे ये बताना है कि वो सिंपल हार्मनी मोशन होगा कि नहीं, तो वो हम कैसे सोचेंगे। तो मैं फर्स्ट प्रॉब्लम एक छोटा सा लेती हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, हम यहां पर क्या ले सकते हैं, ये रिलेशंस एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में भी ले सकते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में भी ले सकते हैं, रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर मैं ये रिलेशन एक्सेलरेशन और x में लिखती हूं तो एक एग्जांपल है a इज इक्वल टू -5x²। मैंने एक ये रिलेशन लिया, a इज इक्वल टू 5x, एक ये रिलेशन लिया, a इज इक्वल टू -5x। अगर मुझे इन सारे रिलेशंस में ये बताना हो कि इसमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा होगा तो हम कैसे बताएंगे। हम ये पढ़ चुके हैं और हमने ये सॉल्व भी किया कि अगर मेरा सॉल्यूशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा नॉट t प्लस 5 है और मैं इसको इससे यहां से एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकती हूं। अगर मैं पहले इसको डिफरेंशियल करूं, इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे को क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ दैट मास। और अगर मैं उसका फिर से डिफरेंशियल लेती हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। और हमने देखा था कि जब हमने इसका डबल डिफरेंशियल लिया तो मेरे पास क्या रिलेशन आया था,
एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, which shows that the acceleration is of that mass is directly proportional to the displacement and directed towards the mean position. मैंने लास्ट लेक्चर में सेंट्रल बोला था. सेंट्रल से मेरा मतलब है कि जो भी मेरी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है या मीन पोजीशन है उसकी तरफ डायरेक्ट करेगा. तो यहां से अगर मैं इस अपने रिलेशन को इससे कंपेयर करूं तो यहां पर मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो एक्सलेशन किस उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, इसमें भी है, इसमें भी है. तो इन दोनों में से कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है, पर यहां पर डायरेक्शन करेक्ट नहीं है इस वाले में, क्योंकि जो एक्सलेशन है वो मीन पोजीशन को की तरफ होना चाहिए. तो इसलिए ये वाला मेरा आंसर करेक्ट होगा. दिस विल रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कोई भी अगर रिलेशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं. ऐसे ही अगर मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया हो तो मैं कैसे बताऊंगी. तो फॉर एग्जांपल यही मैं एक्सप्रेशंस अगर फोर्स के लिए लेती हूं, F इज इक्वल टू 5x, F इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, F इज इक्वल टू माइनस 5x. तो हमने इस एक्सलेशन से फोर्स का रिलेशन भी निकाला था. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन. तो जो मेरा एक्सलेशन का रिलेशन डिपेंडेंस है डिस्प्लेसमेंट पे, वही मेरा फोर्स का डिपेंडेंस होगा डिस्प्लेसमेंट पे. तो मेरा क्या एक्सप्रेशन आया था, यहां से मैं निकाल सकती हूं F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स. और इस m ओमेगा नॉट स्क्वायर को हमने क्या लिखा था, माइनस के एक्स, जहां पर k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट. सो अगर मैं इससे कंपेयर करूं कि इसमें से कौन सा रिलेशन मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, तो मुझे ये मिल जाएगा. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये अगर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है, ये फोर्स का है, तो इस मास स्प्रिंग सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा. तो मैं इस वाले रिलेशन से स्प्रिंग कांस्टेंट के भी निकाल सकती हूं. तो मेरा क्या होगा कि 5 न्यूटन पर मीटर. और हमेशा जब भी आप कोई रिलेशन या कहीं कोई भी इक्वेशन देखें, उसका हमेशा उसकी यूनिट्स चेक कीजिए, उसका कि वो डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट ही कि नहीं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है जो हमेशा हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि उसकी यूनिट्स या डायमेंशनली वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं. और जब भी कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो उसमें, और कि कोई क्वांटिटी हमें कुछ डेटा दिया हुआ है और कुछ चीज हमें निकालनी है, तो हमेशा आप पूरी इक्वेशन में अगर सब चीजों की यूनिट लिखेंगे और फिर निकालोगे तो उससे मिस्टेक होने का चांस बहुत कम हो जाता है. तो जैसे यहां पर मेरा के 5 है, इसकी यूनिट्स मैं कैसे देख सकती हूं, F अपॉन एक्स. के इज इक्वल टू F अपॉन एक्स. F का यूनिट है न्यूटन और x का मीटर. अगर मैं MK सिस्टम ले रही हूं तो मेरा k का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, और इस केस में 5 न्यूटन पर मीटर. तो और हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, हमने F के एक्सप्रेशन से k निकाल लिया. और अगर आपको इस मास स्प्रिंग सिस्टम का मास दिया है तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, क्योंकि जैसे ही हमने एक मास स्प्रिंग सिस्टम ले लिया उसका ओमेगा नॉट फिक्स हो गया. तो अगर मास गिवन है तो मैं उसका ओमेगा नॉट स्क्वायर भी निकाल सकती हूं, जो कि k/m में. एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल गई, तो फिर उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, उस सिस्टम का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. टाइम पीरियड निकालने के लिए t इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा नॉट. तो अगर मुझे एक एक्सेलरेशन और x का रिलेशन पता है, या मुझे फोर्स और x का रिलेशन पता है और मास भी दिया हुआ है, तो मैं बहुत सारी चीजें डिटरमाइन कर सकती हूँ, जैसे ओमेगा नॉट स्क्वायर, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका टाइम पीरियड.
तो टाइम पीरियड की यहां पर यूनिट्स क्या हो जाएंगी, सेकेंड, और ओमेगा नॉट स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट निकालना है तो √k/m। तो ये सब करने के बाद अब एक और हम डिफरेंट प्रॉब्लम करते हैं कि सपोज, तो आई होप उसको जाने से पहले अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमेशा वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उसको आंसर करूंगी, और पॉसिबल होगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करूंगी। ये प्रॉब्लम्स करने के बाद अब किस टाइप के और प्रॉब्लम इसमें पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है और मुझे बताना है कि वो फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं, पहली तो ये बात, और दूसरी बात कि उस फंक्शन का पीरियड क्या है। तो इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम किस टाइप के फंक्शंस, कोई भी फंक्शन पूछा जा सकता है कि वो पीरियोडिक है कि नहीं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन और फिर उसके बाद वो फंक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं, उसके तो ये अलग अलग बातें हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन पीरियोडिक तो हो पर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो। तो ऐसा कब होगा, ये हम ऑलरेडी डिटेल में लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि पीरियोडिक फंक्शन होने का क्या मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर इंटरवल में रिपीट करता हो बार बार। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पहले वो उसको ऑसिलेट करना चाहिए। ऑसिलेट करने का मतलब क्या है कि पीरियोडिक हो, जो रिपीट करता हो, और ऑल्सो टू एंड फ्रो मोशन हो अबाउट द मीन पोजिशन। ये दो बातें सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद जो इट शुड सेटिस्फाई द फोर्स लॉ, कि जो हमारा फोर्स है जो सिस्टम पे लग रहा है, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स शुड बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर ये सारी बातें सेटिस्फाई होती हैं तब हमारा वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। लेकिन ये सब देखने से पहले अगर हमें सिर्फ ये बताना है कि कोई भी अगर फंक्शन है वो पीरियोडिक है कि नहीं, तो वो हम कैसे बताएंगे, और उसका तो इसका मतलब और उसका पीरियड क्या होगा। तो वो कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं बताने के लिए एक तो तरीका है कि आप इसको प्लॉट कर लो। तो अगर कोई सिंपल फंक्शन है जो कि आप सिंपली प्लॉट कर सकते हो, तो आपको दिख जाएगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिपीट कर रहा है तो वो पीरियोडिक होगा। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो वो आपको डायरेक्टली दिखेगा नहीं कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करेगा कि नहीं। तो इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज करके उसको प्लॉट करके देख लो, अदरवाइज हम उसको एनालाइज करेंगे कि उसका देखेंगे कि उसका किस टाइम पे और कब वो पूरा का पूरा फंक्शन रिपीट करेगा, और उसका पीरियड भी निकालेंगे। तो अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, साइन ओमेगा नॉट टी, और ओमेगा ले सकते हैं। मैंने अपने पहले उसमें सॉल्यूशन में ओमेगा नॉट लिया है, वो जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो मैं ओमेगा नॉट ही रखूंगी कन्वेंशन। तो अगर मैं पहला फंक्शन लेती हूं एक साइन ओमेगा नॉट टी, अब ये फंक्शन, इसका प्लॉट बहुत ही इजी है। आप सब जानते हो कि साइन फंक्शन कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये प्लॉट करूं विद टी, तो यहां पर इसका पीरियड आपको पता है कि क्या होता है, 2 पाई, और टाइम पीरियड अगर मैं इसका निकालूंगी 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। फिर उसके बाद ये रिपीट करेगा। तो ये तो सिंपल सा फंक्शन है, पर सपोज हमारे पास, तो ये हमें पता चल गया कि एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट है। लेकिन अगर हमें सपोज दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन दिया है,
इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं कि साइन ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस ओमेगा नॉट टी, तब क्या होगा? प्लस कॉस ओमेगा नॉट टी। इन दोनों फंक्शंस की अभी मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रखी है और आपको पता है कि दोनों फंक्शंस का पीरियड 2 होता है। उसका रिपीट करेंगे, सिर्फ इन दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस होगा, लेकिन ये दोनों ही फंक्शन 2π के बाद रिपीट करेंगे। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ये साइन फंक्शन होगा और ये मेरा कॉस फंक्शन होगा। तो ये दोनों ही यहां मीट करते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहां मीट करेगा और उसके बाद फिर से रिपीट करेगा। इसको थोड़ा ठीक से बना देते हैं। हम ऐसा करते हैं, इस दूसरे फंक्शन का कॉस ओमेगा नॉट टी का कलर चेंज कर देते हैं, तो ये आपको इजीली विजिबल होगा। तो मैं साइन फंक्शन को यहां से हटाकर इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो मैं ये बात फिर से एम्फेसाइज करती हूं कि इन दोनों फंक्शंस में क्या हो रहा है। जब मैंने साइन ओमेगा नॉट टी को प्लॉट किया तो इसका ये एक साइकिल यहां कंप्लीट हो गया और फिर इस पॉइंट के बाद इसका फिर से रिपीट हुआ। सिमिलरली कॉस ओमेगा नॉट टी यहां पर एक साइकिल कंप्लीट करता है और यहीं पर सेम टाइम पीरियड के बाद फिर से ये साइकिल रिपीट होती है। तो इसका मतलब इन दोनों फंक्शंस का कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड 2π/ओमेगा नॉट होगा। ये थोड़ा सा हमें और इसमें सोचना पड़ा। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं कि क्या होगा। अभी मैंने एक बात नोट करने की है कि मैंने इन दोनों फंक्शंस की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, जिससे क्या हुआ कि इन दोनों फंक्शंस का टाइम पीरियड सेम है और ये दोनों एक ही टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं। तो इसलिए इस का टाइम पीरियड 2π/ओमेगा नॉट होगा। अब हम एक और नया फंक्शन लेते हैं। तो आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं और उसका पीरियड क्या होगा। अब हम एक और चीज लेते हैं। अब मैंने लिया, मैं इसी को यहां पर फंक्शन को चेंज कर देती हूं। साइन ओमेगा नॉट टी प्लस साइन 2 ओमेगा नॉट टी प्लस साइन 4 ओमेगा नॉट टी। अब ये एक इंटरेस्टिंग फंक्शन बन गया और इसमें क्या खास बात नोट करने की है कि ये तीन फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। पहले फंक्शन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, दूसरे फंक्शन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कैसा हो गया। हमें पता है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इसका मतलब ये जल्दी जल्दी साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड हाफ हो गया। तो जितनी देर में पहला वाला फंक्शन एक साइकिल कंप्लीट करेगा, ये वाला फंक्शन उसके हाफ पीरियड में एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। फिर मैंने एक और फंक्शन लिया साइन 4 ओमेगा नॉट टी, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स हो गई, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 1/4 टाइम्स। तो जितनी देर में ये वाला फंक्शन एक साइकिल कंप्लीट करेगा, ये वाला फंक्शन उसके हाफ टाइम में एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा और ये वाला फंक्शन उसके 1/4 टाइम में एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो हमें इस पूरे फंक्शन का
बताना है पीरियड। तो इस पूरे फंक्शन की पीरियड का क्या मतलब हुआ कि वो लीस्ट टाइम जिसमें कि ये पूरा का पूरा फंक्शन रिपीट करता हो। तो ये हम कैसे देखेंगे? हम फर्स्ट वाले फंक्शन को मैंने यहां प्लॉट किया, तो मैंने हम डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं ताकि आपको इसका इजीली दिखे। मैंने इसका एक साइकिल यहां प्लॉट की, तो ओमेगा नॉट टी इसका टाइम पीरियड हुआ 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। अब मैं इसको प्लॉट करती हूं, साइन 2 ओमेगा नॉट टी, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई और टाइम पीरियड हाफ हो गया। इसका मतलब अगर मेरा ये कैपिटल टी है तो टी बाय 2 ये इसका हाफ है। इस हाफ में ये एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो कैसे होगा? हम इसको रब करके फिर से सफाई से बनाते हैं, और बेटर ये होगा कि आप लोग इसको पहले इक्वली इंटरवल्स में डिवाइड कर लो और उसके बाद हम इसको प्लॉट करें। तो मैंने इसको 4 इंटरवल में डिवाइड कर लिया। तो ये मेरा कौन सा फंक्शन हुआ? साइन ओमेगा नॉट टी। अब मैं साइन 2 ओमेगा नॉट टी को प्लॉट करती हूं। तो मैंने क्या बताया कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, तो इसलिए इसका टाइम पीरियड हाफ होगा। तो मतलब कि अगर जितने टाइम में इसने एक साइकिल कंप्लीट की, उसके हाफ टाइम में ये एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो इसमें मेरी एक पूरी साइकिल आएगी, तो इसका हाफ और इसका हाफ। इसको थोड़ा नीट बना देते हैं। तो मेरी एक साइकिल साइन 2 ओमेगा नॉट टी की ऐसे आएगी। तो इसके हाफ में ये कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब जब मैं एक और साइकिल बनाऊंगी, कपड़ हो गया। तो उतने ही टाइम में इसकी 2 साइकिल्स कंप्लीट हो गई और ये फंक्शन फिर से यहां पर इसके बाद जो फर्स्ट वाला फंक्शन है वो फिर से रिपीट करेगा, और इसके बाद इसकी 2 साइकिल कंप्लीट हो गई और साइन 2 ओमेगा नॉट टी भी फिर से रिपीट कर रहा है। लेकिन हमें एक ऐसा टाइम चाहिए जब तीनों रिपीट कर रहे हो, द मिनिमम टाइम इन विच ऑल द 3 फंक्शंस दे आर रिपीटिंग। तो अगर मैं साइन 4 ओमेगा नॉट टी को प्लॉट करूं तो यहां पर क्या है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स हो गई। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? पहला अगर मैं इसका टाइम पीरियड लिखूं t1 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, और मैं ऑरेंज को साइन 2 ओमेगा नॉट टी t2
2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट बाय 2। मैं इसको कैंसिल नहीं करती हूं ताकि आपको इजीली दिखे कि ये टाइम पीरियड इसका हाफ हो गया। फिर मैं थर्ड फंक्शन अगर प्लॉट करती हूं तो इसका टाइम पीरियड 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी देर में ये एक साइकिल कंप्लीट किया, इसके 1/4 टाइम में ये एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। और हम क्या कह सकते हैं कि इतने टाइम में ये कितनी साइकिल्स कंप्लीट करेगा? 4 साइकिल्स। तो इतने टाइम में ये 4 साइकिल कंप्लीट करके, तो हम इसको यहां प्लॉट करते हैं, या इतने में ये साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। फिगर थोड़ा छोटा हो गया। तो ये एक साइकिल है, फिर ये दूसरी साइकिल है, अगर ये साइकिल एक यहां बनी, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 4 साइकिल्स T1 टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे इस फंक्शन की। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो साइन इस फंक्शन को अगर मैं यहां लिखूं, साइन 4 ओमेगा नॉट टी, और इसका टाइम पीरियड T3 1/4 ऑफ 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। और एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर नोट करने की ये है कि यहां पर जो भी फ्रीक्वेंसीज डबल या 4 टाइम्स हो रही थी वो उन सबके मल्टीपल्स थे। ऐसा भी हो सकता है कि वो मल्टीपल ना हो, तो वो केस हम अभी देखेंगे। तो पहले इसको हम एक बार फिर से समझेंगे कि यहां मैंने क्या किया। मैंने जब इस फंक्शन को प्लॉट किया तो इसने T1 टाइम में एक साइकिल कंप्लीट की, उतने ही टाइम में इसने 2 साइकिल कंप्लीट की, उतने ही टाइम में इस फंक्शन ने 4 साइकिल्स कंप्लीट की। तो मिनिमम टाइम जब ये पूरा का पूरा फंक्शन फिर से रिपीट होगा, वो टाइम इस फंक्शन का, इस कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस का पीरियड होगा। तो इसलिए इस टाइम के बाद तो कितना टाइम के क्या पीरियड होगा इस फंक्शन का? T1 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। क्यों मैं T1 इसका पीरियड होगा? क्योंकि 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट के बाद ये पूरा का पूरा फंक्शन रिपीट हो रहा है। अगर मैं 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट हाफ ले लूं कि ये इसका पीरियड क्यों नहीं है? क्योंकि तब मेरी ये वाली साइकिल हाफ कंप्लीट हुई, ये पूरी साइन ओमेगा नॉट टी पूरा नहीं हुआ। ये वाला फंक्शन का एक साइकिल कंप्लीट हो गया, इस फंक्शन के 2 साइकिल कंप्लीट हो गए, लेकिन इस फंक्शन का हाफ ही साइकिल कंप्लीट हुआ। तो अगर मैं 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट 1/4 ले लूं, वो पीरियड क्यों नहीं है? क्योंकि इतने टाइम में इस फंक्शन का तो साइकिल कंप्लीट हो गया, लेकिन इस फंक्शन का साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, ये हाफ हुआ, और ये वाले फंक्शन का साइकिल 1/4 हुआ। तो मिनिमम टाइम इन विच दिस होल फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ विल बी T1 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है सोचना आसान है, क्योंकि ये सारे फंक्शंस, ये जो नंबर्स हैं, ये सारे इंटीजर मल्टीपल्स हैं। लेकिन अगर ये इंटीजर मल्टीपल ना हो तो फिर हमें थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। तो वो एक यहां पर मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगी, एक छोटा सा इसमें असाइनमेंट आप लोग ट्राई कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट्स, देन वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यहां पर आप एक असाइनमेंट ट्राई कीजिए। तो इसमें आप क्या ट्राई कर सकते हैं कि हम इंटीजर मल्टीपल ही लेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसीज का, लेकिन
वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ना होने की बजाय डिक्रीज हो रही है। तो मैं क्या फंक्शन ले सकती हूं, x एज अ फंक्शन ऑफ t हमारा क्या होगा, साइन ओमेगा नॉट टी प्लस साइन 1/2 ओमेगा नॉट टी प्लस साइन 1/4 ओमेगा नॉट टी। यहां पर सिमिलर बात क्या है इस वाले फंक्शन से कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं वो अभी भी मल्टीपल्स हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहां पर हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, डबल हो गई थी, जिससे कि टाइम पीरियड कम हो गया था। यहां पर मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, जिससे कि टाइम पीरियड बढ़ रहा है। तो आप इसको प्लॉट करके इसका टाइम पीरियड निकालिए, और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो इसका फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।